हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर आपका चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए थे। एमसीक्यूज आपने देखे थे यहाँ पर एक्सरसाइज में और फिलअप्स देखे थे। मैंने आपको होमवर्क में मैच द फॉलोइंग दिया था, यानी कि मिलान कीजिए वाला जो प्रश्न आता है वो आपको यहाँ पर दिया था, आपने वो किया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे लास्ट सेशन के फिलअप्स को, देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका पहला था, रदरफोर्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ दी। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें उन्होंने किस चीज की खोज की थी? आपके न्यूक्लियस की खोज हुई थी उसमें। तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस ऑफ दी एटम या एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड था आपका आइसोटोप्स हैव सेम डैश बट डिफरेंट। आइसोटोप जो होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं, उनके परमाणु का क्रमांक समान होता है, लेकिन जो उनका परमाणु का भार या द्रव्यमान संख्या जिसे आप कहते हैं वो उनका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? सो विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर और बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, थर्ड था आपका नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर्स 10 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, देयर वैलेंसीज विल बी। नियॉन का 10 आपका अगर एटॉमिक नंबर है तो 10 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और 10 इलेक्ट्रॉनों को जब आप कोशों में और भरते हैं तो पहली में 2 आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं। क्योंकि दूसरी जो कोश है उसकी बाह्यतम कोश वो संयोजी कोश भी कहलाएगी, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और वहीं पर क्लोरीन के 2 8 7 का इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक ही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए, फोर्थ था आपका द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज एंड दैट ऑफ सल्फर इज। तो सिलिकॉन में 14, तो 2 8 4 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और वहीं पर सल्फर में 16 होता है, तो 2 8 6 आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज। जो कैथोड रेज थी उसमें जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे जिनको फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था, उन्हीं को बाद में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, देन आर दी एटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनमें होते हैं उनको आइसोटोन्स कहा जाता है, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? आइसोटोन्स आर द एटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज। जो सबसे बाह्यतम कोश होती है एटम की उसको क्या कहा जाता है? बताओ। संयोजी कोश, वैलेंस शेल उसे कहा जाता है। ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई He2 पॉजिटिव एंड हैव 4 यूनिट मास एंड 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक है, या +2 यूनिट चार्ज। ओके, तो हीलियम का न्यूक्लियाई है आपका जो अल्फा पार्टिकल है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो उसने क्या कर दिया? आपने दोनों ही दान कर दे, इसीलिए He2 पॉजिटिव वो बना रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय। किसी भी कोश में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से आपके फॉर्मूले से भरे जाते हैं? तो 2n² का फॉर्मूला आपका होता है जिससे आप लोग उन्हें फिल करते हैं। देन न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैच द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट given the column A with their contribution towards the understanding of the atomic structure as given in column B। GIC साभा वाला, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करो, आवाज आ रही है तो। GIC फागलपुरमा, हैंड रेस करो, आवाज आ रही है तो। ठीक है, साभा वाला माइक ले लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम वंशिका मिश्रा। वंशिका कौन सी क्लास में है? मैम 9th B।
9th में, ठीक है। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? 4th। 4th चैप्टर चल रहा है। क्या नाम है चैप्टर का? परमाणु की संरचना। वेरी गुड। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में आपने कौन कौन से मॉडल पढ़े? बताओ कौन कौन से परमाणु के मॉडल पढ़े हैं यहाँ पर? आपने चैप्टर पढ़ लिया है? पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस और नो बताओ। मैम हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। माइक को पास में रखो। ये चैप्टर आप एलएमएस में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्न है आपके पास कि आपको मिलान करना है। मिलान करने में क्या दिया गया है? एक साइड आपको साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं, उन साइंटिस्ट के नेम दिए हैं जिन्होंने एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पर दिए थे, यानी कि परमाणु के नाम जिन वैज्ञानिकों ने दिए थे उनको कॉलम ए में नाम उनके हैं, और बी में क्या है, उन्होंने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें बोली वो उससे रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो वो आपको मैच करने हैं। जैसे सबसे पहले नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या किया था, आपको पता है कुछ? रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या किया था? एनीवन, कोई भी बच्चा, वंशिका के अलावा भी? चलिए, वेरी गुड वंशिका, सिट डाउन बच्चे। आप लोग ये लेक्चर्स पूरे देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल यहाँ पर हैं और किस किस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें बोली गई है, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए एलएमएस पे जाके। यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात की गई है। तो देखो, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में एटम्स क्लियर है ना आपको? एटम क्या होता है बोलो, हैंड रेज करो। एटम्स क्लियर था। पदार्थ के अंदर एक सबसे छोटा जो कण बोला जा रहा था उसको क्या कहा उन्होंने? परमाणु नाम दिया था। बाद में एज सच वो सबसे छोटा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर और भी छोटे छोटे कण देखे गए, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आए, है ना। एक्सपेरिमेंट तो चलते रहते हैं साइंस में, तो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो फिर आपका गोल्डस्टीन ने जैसे एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर धनावेश निकला। फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आता है, उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका कैथोड रेज निकलती हैं जिनमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। देन थॉमसन ने उनको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया जिसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, ठीक है। जिसमें लाल भाग जो है, तरबूज में लाल भाग होता है ना जिसको हम खाते हैं, वो लाल भाग क्या था? धनावेश था। और उसमें जिस प्रकार से काले बीज रहते हैं, थॉमसन ने बोला परमाणु में उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे लाल खाने वाले भाग में तरबूज के काले बीज बिखरे रहते हैं, ठीक है। देन ये बात हो गई थी। फिर उन्होंने बोला धनावेश ऋणावेश आपका मात्रा में समान है, इसलिए परमाणु पूरा कैसा है? उदासीन है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। मॉडल को देने से पहले उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने क्या किया? सोने की पन्नी ली। अब सोना क्यों लिया? क्योंकि मोस्ट मैलिएबल होता है, सबसे ज्यादा आघातवर्ध होता है, क्योंकि उसकी बहुत थिन शीट बना सकते हैं, बहुत पतली चादर बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत पतली चादर बनाई उसकी, सोना यानी कि पदार्थ, और पदार्थ के अंदर होंगे परमाणु। तो उस परमाणु की स्थिति देखनी है तो उस सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया, समझ रहे हैं। फिर उसमें अल्फा पार्टिकल्स डाले गए, और अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? जो हम पहले भी देख चुके हैं, हीलियम का नाभिक है एक बेसिकली, जो कि धनावेशित है। तो होना क्या चाहिए था? थॉमसन ने क्या बोला था कि आपका जो परमाणु है वो धनावेशित है पूरा, और उसमें ऋणावेश बिखरा हुआ है। ओवरऑल तो वो उदासीन है, लेकिन उसमें धनावेश पूरा बिखरा हुआ है, और ऋणावेश भी कहीं कहीं पर उस धनावेश में बिखरा हुआ है। तो जब धनावेशित कण जाएगा, धनावेश से टकरा करके डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वहां पर होता क्या है? सारे अल्फा कण आपके लगभग एज इट इज निकल जाते हैं, सीधे पार कर जाते हैं सोने की पन्नी को। उस सोने की पन्नी के बाहर एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई होती है जो चमकती है, ओके। तो फिर इस प्रकार से उन्होंने देखा, फिर जितने पार्टिकल्स डाले गए थे उनमें से कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा करके एक छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और अगर लगभग 1000 आपके पार्टिकल डाले गए उनमें से एक कण ऐसा था जो जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग से वापस लौटा, ठीक है। तो इन सभी सारों ने निष्कर्ष निकाला कि जैसा थॉमसन ने बताया था परमाणु को तरबूज जैसा, वैसा कुछ नहीं है। परमाणु में धनावेश है, लेकिन वो धनावेश जिस प्रकार से तरबूज में पूरा लाल भाग है वैसा नहीं है, वो बहुत कम स्थान को घेरे हुए है, और वो स्थान जो है वो परमाणु के केंद्र में है, और उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया बाद में, ठीक है।
फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो की थी वो नाभिक की खोज की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद आता है बोहर का मॉडल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट था उसको बहुत अच्छे से रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन सबको आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख लेंगे। यहाँ पर हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड हमें दिया गया था, मैंने आपको बोल दिया अल्फा जो पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने किया था, यानी अल्फा कण प्रकीर्णन वाला प्रयोग उन्होंने किया था, जहां पर उन्होंने नाभिक की खोज की थी। सो यहाँ पर उन्होंने कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो उनके एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है? इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। एटम क्या है? इंडिविजिबल है, यानी कि अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि वहां पर अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों के लिए। और कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का कॉन्सेप्ट वहां से आया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की? एटॉमिक नंबर, परमाणु का क्रमांक। न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया, और कैनाल रेस के बारे में बताया। तो मैंने आपको बता दिया है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, यहाँ पर नाभिक की डिस्कवरी से रिलेटेड आपकी बात बोली थी, ठीक है ना। तो आपका ए का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। जे थॉमसन, तो मैंने आपको बताया था फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रेज निकली जो कि कैसी थी आपकी? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनमें थे, तो उनको बाद में थॉमसन ने प्रयोग करके उन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ठीक है ना। तो जे थॉमसन का आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाल्टन ने क्या बोला था? इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम आपका बोला था, यानी कि जो आपका परमाणु होता है ना वो अविभाज्य है, ऐसा उन्होंने बोला था। क्योंकि उससे पहले ग्रीक फिलोसफर आए थे, आपके इंडियन फिलोसफर आए थे, तो उन्होंने भी एक कण की आपकी संरचना बताई थी। संरचना बोले तो अवधारणा रखी थी उन्होंने, ठीक है ना। अब नील्स बोहर ने क्या दिया था? स्टेशनरी ऑर्बिट्स दी थी। उन्होंने बोला था कि नाभिक जो है, नाभिक के बाहर अलग अलग ऊर्जा के स्तर हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाएगा, और अपनी ऊर्जा के अनुसार वो ऊर्जा स्तरों में रहता है। और 2n² का फॉर्मूला आप लोगों ने वहां पर देखा था। जेम्स चैडविक ने आपका यहाँ पर क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी, वो मैंने बता दिया था आपको। जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां निकला। एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वहां निकला। लेकिन जब रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला कि जो नाभिक है ना परमाणु का, जितना परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान है वही परमाणु का द्रव्यमान। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? जितना परमाणु के नाभिक यानी उस सेंटर का जहां पर धनावेश है उसका द्रव्यमान है, वही पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो कई परमाणुओं के केस में, क्योंकि नाभिक में उन्होंने सिर्फ धनावेश और प्रोटॉन की बात हुई थी अभी तक, तो जितना परमाणु का द्रव्यमान था वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल नहीं आ रहा था। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन के अलावा एक और कण वहां पर उपस्थित है, ठीक है ना। और उसको फिर क्या जेम्स चैडविक ने ढूंढा, जिस पर कोई आवेश नहीं था, इसीलिए तो वो सारे एक्सपेरिमेंट में कहीं छुप करके बैठा हुआ था, बाहर नहीं निकल रहा था। तो वो न्यूट्रल आपका पार्टिकल या उदासीन कण क्या था? न्यूट्रॉन था, जिसको बाद में चैडविक ने आपका ढूंढा, ठीक है ना। देन यहाँ पर ई गोल्डस्टीन की बात करते हैं, तो उन्होंने कैनाल रेस जो धनावेश के बारे में बताया था प्रोटॉन के, और मोजले ने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। हेनरी मोजले के बारे में अभी आप बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए, हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश में? हैंड रेस करो अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो, हाथ उठाइए। ठीक है, तो नोट करिए, मिलान कीजिए। ठीक है, रदरफोर्ड आंसर वाला कर लो सीधा। रदरफोर्ड ने क्या बताया? नाभिक का कॉन्सेप्ट दिया, नाभिक के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पर थॉमसन के नाम से भी हो सकता है आपकी बुक में, और जे टॉमसन भी है अगर, तो वही है, वो एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और डाल्टन, जॉन डाल्टन के नाम से भी हो सकता है। इन्होंने क्या बोला? परमाणु अविभाज्य है। और बोहर का, नील्स बोहर का या बोर का भी आप पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बताए थे? ऊर्जा स्तर बताए थे। और जेम्स चैडविक ने
न्यूट्रॉन की खोज की थी। और कैनाल किरणें गोल्डस्टीन ने यहाँ पर कैनाल किरणों के बारे में बताया। ठीक है। और हेनरी मोजले या मोजले, उन्होंने परमाणु का क्रमांक इसके बारे में बताया। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे ना बच्चे, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ओके। भागलपुरमा में लास्ट की 2-4 गर्ल्स आप नोट नहीं कर रहे हो, देखो आगे सारी गर्ल्स नोट कर रही हैं। जितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके किसी टॉपिक से बनते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उतने क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको वो टॉपिक पूरा आना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आ गया यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में आ गया तब भी कर लेंगे, आपका ट्रू फॉल्स में आ गया, सत्य असत्य आ गया तो वो भी आप कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया यानी रिक्त स्थान भरने के लिए आ गया तब भी कर लेंगे, इस तरह से मैच करने के लिए आ गया तब भी आप लोग कर लेंगे, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप कर लेंगे। और अगर वहां पर बहुत बहुविकल्पीय प्रश्न के अलावा जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उनमें भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको पता है पूरे टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बारे में कब पता होगा? जब हम अपनी क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन नोट करवाए जाते हैं, आंसर नोट करवाए जाते हैं। आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2-2 बार एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उसका थोड़ा यूज कीजिए, ठीक है ना, वेस्ट मत करो टाइम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर कॉलम ए और बी में आपको कुछ और चीजें बताई गई हैं, जैसे आयंस। तो आयंस क्या होते हैं आपके? आयन क्या होते हैं बताओ? कोई भी जो परमाणु होता है, किसी तत्व का परमाणु है, वो परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करेगा वो? देखो, कोई पहले परमाणु की संरचना समझ लो। कोई भी जो परमाणु है वो क्या है? यहाँ आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अलग अलग आपके ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आपका देखने को मिलता है। तो ये तो नाभिक से आपका बंधित है, यहाँ पर ये कहीं नहीं जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका कहीं भी नहीं जाएगा। कोई भी एक परमाणु लो, मैंने क्या बोला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहीं नहीं जाता। जो ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी, या सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एटम की, यानी रासायनिक गुण जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो अब ये परमाणु जो है, इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, ठीक है। एक दूसरा परमाणु यहाँ पर कोई होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इससे ले लेगा। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? दो परमाणु दिखा रही हूं यहाँ पर। एक परमाणु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और कभी भी अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से, ये सबसे बायटम कोश है, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ भी अंदर वाली कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाली कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसमें। तो ये क्या करेगा? इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता है, किसी से इलेक्ट्रॉन मांगने की आपकी क्षमता है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और दूसरा परमाणु कैसा है? इसके पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन दान करने की, यानी इसकी जो प्रवृत्ति है वो दान करने की। मैंने आपको बताया था कि जो धातु होता है ना जनरली, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका आयन हो गया, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की दान करने की प्रवृत्ति होती है। वहीं पर जो आपके अधातुएं होती हैं, जैसे गैसेज है आपकी, आपका ऑक्सीजन हो गया या फिर आपका क्लोरीन हो गया, इन सभी में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। समझ रहे हो? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, दान करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा यानी ऋणावेश इसका जाएगा, और धनावेश कहाँ है? यहाँ है नाभिक में। और किसी भी परमाणु में जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, बताया है मैंने। जब ऋणावेश जाएगा, सपोज इसके पास 11 धनावेश थे और 11 ही आपके पास ऋणावेश थे, अब इससे एक ऋणावेश निकाल दिया आपका, तो धनावेश तो अभी भी 11 ही है ना। ऋणावेश कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 11 हैं।
तो प्रोटॉन 11 है, तो एक जो प्रोटॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है वो किस पर आ जाता है, एटम पर आ जाता है। तो पहले जो परमाणु था, ध्यान से सुनो, उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को दान किया और दान करके अपने ऊपर क्या लाया, आवेश लाया, कैसा, धनावेश। यहाँ जो परमाणु था इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे, दोनों आपका मात्रा में समान होंगे, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इस पर कैसा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? तो परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दान किया, दान करने से उस पर धनावेश आया, इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करने से इस पर क्या आया, ऋणावेश आया। तो जो आयन होते हैं वो यही होते हैं, क्या, जो आपके आवेशित परमाणु होते हैं, जिन परमाणुओं पर आवेश आ चुका है उनको आयन कहा जा रहा है। क्या कहा मैंने, जिन परमाणुओं पर आवेश आ गया है उनको हम आयन कह रहे हैं, यानी आवेशित परमाणु ही हमारे आयन है। और उन पर आवेश कब आया, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को दान किया या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। और स्थायी विन्यास किसके पास था, मैंने आपको बताया था, अक्रिय गैसों के पास है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर हीलियम की तरह अगर होगा कोई तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो उनको प्राप्त करना होता है। अगर आप चैप्टर लेक्चर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो पहला आयन से, तो आयन क्या बोला मैंने, जो आपका कोई भी परमाणु है जब वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और ग्रहण करेगा उसके कारण उस पर आवेश आएगा, तो उसी को आपका आयन कहा जा रहा है। तो सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट मास नंबर ये भी नहीं है, फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम एंड सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन, आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन दिया या फिर लिया, तो वही है फॉर्म्ड बाय। आयंस कब बनते हैं, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से या फिर उसको त्यागने से। समझ रहे हो, या तो लेने से या फिर देने से उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है किसी परमाणु पर, और वही क्या कहलाता है, आपका आयन कहलाता है। देन है आइसोबार्स। आइसोबार्स यानी कि ये आयन था, ठीक है, आइसोबार्स यानी कि समभारिक। समभारिक में देखो, सम मतलब मैंने आपको बताया बार बार, सम का जनरली मीनिंग समान होता है, भारिक यानी भार या द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, चूंकि परमाणु की बात हो रही है तो परमाणु की द्रव्यमान या फिर उसकी द्रव्यमान संख्या पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे परमाणु हैं जिनका जो भार है, द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या है वो समान है। क्या बोला मैंने, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु का भार या फिर परमाणु का द्रव्यमान वो समान है, लेकिन परमाणु का क्रमांक भिन्न होगा, उनको आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो सेम मास नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर आइसोटोप समस्थानिक, स्थान यानी कि क्रमांक की बात हो रही है परमाणु के, ठीक है ना। तो इसमें समभारिक के ठीक विपरीत, एक टर्म पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक उसका विपरीत दूसरा हो जाएगा। यहाँ हमने क्या बोला, द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु का क्रमांक भिन्न भिन्न है। समस्थानिक क्या होंगे, जिनमें परमाणु का क्रमांक समान होगा लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु का द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होगा, उनको समस्थानिक कहा जाता है। सम मतलब समान, स्थानिक स्थान वर्ड परमाणु क्रमांक के लिए, ठीक है ना। सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर, ओके। देन है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आपका पहले आ चुका है फिलअप्स में भी। और आइसोटोन्स क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक, तो समझ जाओगे, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन और सम मतलब समान। तो ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना। और आप ये आवश्यक नहीं है कि मास नंबर डिफरेंट ही हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। वैलेंसी क्या है, आपका संयोजकता क्या होती है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, बार बार हम बोल रहे हैं किसी भी परमाणु की आपका संयोजन क्षमता होती है। चलिए नोट करो अब, ये क्या है,
आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया ई नेगेटिव आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के को ग्रहण या दान करने से, ठीक है ना, बनेगा, ठीक है। और समभारिक यानी समान द्रव्यमान संख्या व भिन्न परमाणु का क्रमांक, ठीक है। और समस्थानिक क्या हो गया? समान परमाणु का क्रमांक व भिन्न द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। सम न्यूट्रॉनिक समान न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणुओं में होगी ये सब, ठीक है। चैप्टर ही परमाणु का है। और संयोजकता क्या हो गई? परमाणु की संयोजन क्षमता, ठीक है। जीआईसी अमोदी आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करो आवाज आ रही है तो। वेरी गुड, माइक ले लो कोई भी बच्चा। वंशिका बात करेंगे। यस मैम। आया समझ में अभी जो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया? बोलो, समझ आया आपको जितना यहाँ पर पढ़ा? यस और नो? यस मैम। आया समझ में बच्चे आपके? यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्री पीरियड्स मिलेंगे तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं यहाँ पर वो आपको सारे देखने हैं, उससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना? वेरी Yes, गुड, ma'am. बहुत अच्छे से Yes, आप लोगों ने ma'am. क्लास अटेंड की है। सिट डाउन बच्चे। जीआईसी अमोदी माइक ले लो जल्दी से। सिट डाउन वंशिका। जल्दी से माइक लेना होता है, जैसे फागलपुरमा के बच्चे ले रहे हैं। अभी 5 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। चलिए होमवर्क नोट करो अपने लिए। आज के सेशन में इतना ही हुआ, देन ये हम आने वाले सेशन में करेंगे और ये आप लोग एक बार होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है ना। देखो, क्लोरीन एटम है, सोडियम एटम है, मैग्नीशियम आयन है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैग्नीशियम एटम है, इनको मिलान करना है इनके जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे, ठीक है। क्या है? Cl का परमाणु है, क्लोरीन का परमाणु, Na का परमाणु है। अभी बोलेंगे Na क्या है, तो ये सिंबल हम पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में। Mg का, मैग्नीशियम का यहाँ पर आयन बनता है, ठीक है ना, Mg आयन। तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम का कौन सा आयन बनता है, धनायन बनता है या ऋणायन बनता है। और मैग्नीशियम का परमाणु जो होगा उसका, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बेसिकली बताना है, या आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉनों को आप कोशों में कैसे वितरित करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप करके लाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग उसको पूछ लेंगे। सभी को समझ में आया? हैंड रेज करो किस किस के समझ में आया आज जो पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। और आज के सेशन में जीजीआईसी फागलपुरमा से बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया। जीआईसी अमोदी के बच्चों ने अच्छे से रिस्पांस किया। यहाँ पर साभा वाले ने अच्छे से रिस्पांस किया। जीजीआईसी फागलपुरमा से वंशिका ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।